हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन पढ़ेंगे हम लोग। इसमें 5 स्टेज हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से याद कर पाए। कंपैरेटिव स्टडी करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हम लोग स्टेप वाइज इवोल्यूशन कैसे होता है ये अपन आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन ये वुड्रो विल्सन की वजह से आया था। वुड्रो विल्सन ने अपना एक एसे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन पढ़ना चाहिए करके, ठीक है, पॉलिटिक्स को छोड़ के। और उन्होंने तो थ्योरी भी दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स डाइकोटोमी। उन्होंने 1887 में ये चीज़ बताई थी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग के लिए होती है और एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव के लिए होता है। और उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कम होना चाहिए या इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, और ये किसने किसने बताया था कि वुड्रो विल्सन ने बताया था और इसे सपोर्ट किया था गुडनाउ ने। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था इस चीज़ को, ट्रिपल ई के बारे में बात की थी। ट्रिपल ई मतलब इफ़िशेंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी के बारे में बात किया था। उन्होंने बोला था कि साइंस एज ए एडमिनिस्ट्रेशन को अपन साइंस के तरीके से पढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला था कंपेरेटिव स्टडीज़ की बात की थी और कल्चरल फिल्ट्रेशन की बात की थी। मतलब कंपेरेटिव स्टडी करने के बाद कल्चरल फिल्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, और ये क्यों आया था, तो अगर अपन लोग क्यों आया था, ये फर्स्ट स्टेज क्यों आई थी, अगर इसके बारे में बात किए तो उस समय अमेरिका में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा था, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, नेपोटिज्म था। ठीक है, और फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी खराबी आने लग गई थी। ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशिएंसी बढ़ गई थी। इस वजह से वुड्रो विल्सन ने ए से लिखकर ये बताया था कि यार पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, अब देखा जाए सेकंड स्टेज, ये स्टेज कब तक के चली थी, 1926 तक के चली थी। अब अपन बात करते हैं सेकंड स्टेज की। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में अपन लोग अगर सेकंड स्टेज क्यों आई, अगर इस बारे में बात किए तो डाइकोटोमी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, 1927 तक के समझ में आया था कि डाइकोटोमी पॉसिबल नहीं था। मतलब क्या था कि पॉलिटिक्स को अपन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, ये तो उस समय तक समझ में आ चुका था। ठीक है, और आउटपुट कम हो चुका था। ठीक है, सेकंड स्टेज में आउटपुट बहुत कम हो चुका था। ठीक है, और क्लासिकल थिंकर्स बहुत ज़्यादा आगे आ चुके थे, मतलब नए नए थिंकर्स आ गए थे। ठीक है, जैसे कि अपन लोग देखा जाए तो फेओल, गुलिक, टेलर, ये सब चीज़ ये लोग आ गए थे, उन्होंने नई नई थेरीज दी थी। उन्होंने कहा था साइंस एंड प्रिंसिपल, उन्होंने डाइकोटोमी को कंप्लीट अपोज नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि डाइकोटोमी पॉसिबल, कंप्लीटली रिजेक्टेड नहीं है बट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो कहा था उन्होंने। तो उन्होंने क्या बताया था कि साइंस और प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये बताया था। ये इनकी थ्योरी थी, ये क्लासिकल थिंकर्स की थ्योरी है। उन्होंने बताया था ट्रिपल ई, साइंस, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर्स, इसकी बात की थी उन्होंने। और और ये सेकंड स्टेज को, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए कौन था, फेओल, गुलिक, टेलर, ये 3 क्लासिकल थिंकर्स थे बड़े बड़े। ठीक है, और ये कब तक के चली थी, 1927 से 1937 तक के। इसके बाद क्या हुआ था, थर्ड स्टेज आई। थर्ड स्टेज को कहा जाता है ईयर ऑफ चैलेंज, थर्ड स्टेज। अब ये क्यों आई थी, ये इसके लिए आई थी क्योंकि थर्ड स्टेज में 1938 में आते आते आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को इग्नोर किया जा रहा था। ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा था। मतलब यहाँ पर मशीन, इस स्टेज में मशीन, ह्यूमन को मशीन समझा जाता था। इस स्टेज में इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात की जा रही थी और लोगों को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, और प्रिंसिपल पूरे मशीन के जैसे थे कि हाँ, लोगों ने इतना काम करना ही चाहिए, ऐसा। उनको वैल्यूज़ की बात नहीं की थी, इमोशंस की बात नहीं की थी। इस वजह से इस थर्ड स्टेज में ईयर ऑफ चैलेंज आया। ईयर ऑफ चैलेंज क्यों आया ये तो आपको मैंने बता ही दिया। इस स्टेज में बेसिकली एमपी फॉलेट ने सपोर्ट किया था। नीचे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एमपी फॉलेट ने सपोर्ट किया था और इसने सबसे पहले बात की थी ह्यूमन वैल्यूज़ की। ह्यूमन वैल्यूज़ की बात की थी तो क्या हुआ था कि 1938 में बिहेवियरलिस्ट और जो थिंकर्स थे, जो इमोशंस के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, वो इवॉल्व हुए थे। इन्होंने क्या कहा था, डाइकोटोमी को कंप्लीट इग्नोर ये किया था, रिजेक्ट किया था, और प्रिंसिपल्स को
भी रिजेक्ट किया था। उन्होंने बोला था कि प्रिंसिपल्स विदाउट वैल्यूज़ का कोई काम ही नहीं है, प्रिंसिपल्स अगर वैल्यूज़ के बिना रहेंगे तो फिर प्रिंसिपल्स का क्या काम। इसके लिए उन्होंने डाइकोटोमी और प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया था और कहा था ट्रिपली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने कहा था। ह्यूमन वैल्यूज़ को सपोर्ट किया था, सोशो साइकोलॉजिकल एनालिसिस और ह्यूमन बिहेवियर को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया था, और इमोशन और सेंटिमेंट को भी उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, इसीलिए इन जो साइमन, बर्नार्ड और मेयो, इन्हें बिहेवियरिस्ट थिंकर कहा जाता है। जैसे इन्हें क्लासिकल थिंकर कहा जाता है, वैसे इन्हें बिहेवियरलिस्ट थिंकर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम किया था। ठीक है, अपन लोग फोर्थ स्टेज में बात करेंगे तो फोर्थ स्टेज क्यों इवॉल्व हुई। तो फोर्थ स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट देखना उसका समय कि 1948 से 1971 तक के चली थी। ये क्यों हुई थी? क्योंकि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी मतलब क्या कि यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही भूल चुके थे लोग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसा कि यहाँ पर आउटपुट के ऊपर फोकस ही नहीं किया था, उन लोगों ने सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किया। ठीक है, वो आउटपुट, उस वजह से आउटपुट बहुत कम हो गया था, और ट्रिपलीज को वो लोग तब भूल चुके थे। यहाँ पर ट्रिपलीज की बात तो की है, बट यहाँ पर ट्रिपली दिख नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपली अपसेंट हो गया था, मतलब यहाँ पर आउटपुट ही नहीं था किसी भी कंपनी का या किसी भी गवर्नमेंट का। आउटपुट कम हो गया था क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर फोकस किया, ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किए थे। ठीक है, बट अपने फिर फोर्थ स्टेज में क्या आया था कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ट्रिपली लोग ही भूल चुके थे, इस वजह से ये आया था। तब क्या आया था? कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी फिर से बात की गई थी, किस बारे में बात की थी? ट्रिपली के बारे में बात की थी। इंटरडिपेंडेंसी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब काफ़ी चीज़ें एक साथ करने का। इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात की थी। यहाँ पर फैक्ट और वैल्यू दोनों को सपोर्ट किया गया था, स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों के बारे में बात की थी। लेस फोकस ऑन आउटपुट के ऊपर फोकस किया था उन लोगों ने। ठीक है, और साथ में एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, जब यहाँ पर ये हुआ था तो इसको सपोर्ट किया था कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरिक ने दिया था, ड्वाइट वॉल्डो ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया था, और वाइडर ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। ठीक है, ये स्टेज फोर्थ स्टेज हो गई। ठीक है, जहाँ पे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी जिसे कहा जाता है। अब देखा जाए तो अपन फिफ्थ स्टेज के ऊपर जाते हैं। फिफ्थ स्टेज क्या है? फिफ्थ स्टेज पब्लिक पॉलिसी पार्टिसिपेशन। ये क्यों आई थी? अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये क्यों आई थी, तो इसका समय देखना 1971 में अमेरिका वियतनाम वार हार चुका था। ठीक है, प्रेसिडेंट का मर्डर हो चुका था वहाँ पे। एक प्रेसिडेंट थे वहाँ पे जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, उनका मर्डर कर दिया गया था। वहाँ पर प्राइवेट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, जैसे कंपेरेटिव न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये, या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्राइवेट वहाँ पर एकदम ज़्यादा बढ़ चुका था, प्राइवेट डोमिनेशन बहुत बढ़ गया था। ये यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स बढ़ चुके थे, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चुकी थी सब चीज़ें। उस वजह से क्या हुआ था कि पब्लिक के लिए वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट कम हो चुकी थी। इस वजह से ये पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव आया था। सब चीज़ प्रॉफिट बेस हो गई थी। जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बेस्ड होगा ही होगा। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की थी? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस और सेकंड मीनो ब्रूक हुई थी। यहाँ पर फर्स्ट मीनो ब्रूक हुई थी, यहाँ पर सेकंड मीनो ब्रूक हुई थी। तो यहाँ फोकस किया गया था स्पेशली इन्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पर बात किया गया था ट्रिपली प्लस ट्रिपली मतलब क्या? इफ़िशेंसी, इफ़ेक्टिवनेस और इकोनॉमी के बारे में बात करता है। वैसे ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साइंस को और इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात की जा रही थी। ठीक है, ये साथ में लेके जाने के बाद क्या होगा कि अपन इन्वायरमेंट के साथ साथ इफ़िशेंसी के ऊपर साथ में फोकस कर पाएंगे। साइंस के साथ साथ सेंटिमेंट की बात की थी, रूल्स के साथ साथ वैल्यूज़ की बात की थी, पब्लिक पॉलिसी की बात की थी। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज, ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज करने की बात की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, रिलेवेंसी, गुड गवर्नेंस आया था यहाँ पर, और इकोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में बात की थी। यहाँ पे एलपीजी और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एलपीजी और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है,
प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो ये क्यों इवॉल्व हुआ, तो अपन लोग देखेंगे कि गुड गवर्नेंस की कमी हो रही है अभी, ठीक है। वैसे ही इंटरनेट और मोबाइल 5G ये सब चीज़ें या ट्रांसपेरेंसी अपने को और चाहिए, तो ये सब चीज़ें अभी इवॉल्व हो रही है। तो अगर देखा जाए तो अभी अपने क्या करना चाहिए या क्या हो रहा है या कैसे आज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हो रहा है, तो सबसे पहला देखा जाए तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, पब्लिक सर्विस अप्रोच, गुड गवर्नेंस, डिजिटल एंड इथिकल गवर्नेंस इवॉल्व हो रहा है। लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस की बात की जा रही है, और आत्मनिर्भर भारत जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ MSME ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी आज के गवर्नमेंट के हिसाब से या आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से फोकस कर रहे हैं।